साथी, एक दुख की बात है, तो मैं तेलुगु में बोल नहीं पाते, तो हिंदी में बात रखेंगे तो आपके असुविधा होगा, तो ये मान के ही मुझे हिंदी बोलना पड़ेगा। आप लोग सुने हैं कि हम लोग ये जो मासा है, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, आज से 6 साल पहले हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा लोग, कॉमरेड एस.बी. राव उसमें मुख्य थे और बहुत सारे साथी थे। हम लोग मिलके ये मंच बनाए थे दिल्ली में 28 अगस्त 2016 में, और तब से 6 साल हम लोग मासा के तरफ से एक मंच के रूप में अलग अलग संगठन, लेकिन हमारे पूरे देश के पैमाने पर हम लोग एक ही मंच के नाम पे काम करते हैं। आज की डेट में हम लोग 16 संगठन, 16 ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, 16 संगठन देश का अलग अलग स्टेट का, मान लो 16 स्टेट तो है ही, उससे ज़्यादा भी होने वाला है। मेरा ऐसा लगता है कि हमारे अभी मासा का जितना कैंपेन चल रहा है, कुल मिला के 20 स्टेट में, हमारे देश के 20 राज्यों में हम लोग अपना संगठन का कुछ ना कुछ काम कर पा रहा है। और इस हालत में जब हम लोग पहले, जब ये कानून बदलाने का बात नहीं आया था, उस समय में ही हम लोग एक मांग उठाए थे, जो हमारा एक बेसिक मांग था, वो है कि मजदूर हितों में मजदूर कानून बनाओ। ये लेबर कानून जो बने हुए हैं आज, वो तो मजदूर को कृतदास बनाने के लिए बने हैं, दास बनाने के लिए बने हैं। लेकिन हम लोग 2016 में ये बात उठाया कि मजदूर हितों में मजदूर कानून चाहिए। हमारा दूसरा मांग उस समय ऐसा था कि ठेका मजदूर जैसे काम करते हैं, हम लोग पूरे देश के पैमाने पर देख रहे हैं कि सारे जो परमानेंट काम है वो छीना गया, और सारे परमानेंट काम में आज कॉन्ट्रैक्ट मजदूर काम करते हैं, बहुत कम पैसा में, कम मजूरी में काम करते हैं, रोजगार बहुत कम है और कोई राइट्स भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। ट्रेड यूनियन अधिकार बोल के जो बोला जाता है, वो सब कुछ नहीं है। तो ये ठेका प्रथा दुनिया से, हमारे देश से खत्म करने के बाद, मासा के तरफ से ठेका प्रथा को पूरी रद्द करने का बाद हम लोग उठाए थे 2016 साल में। और उस समय हम लोगों ने मिनिमम वेज का सवाल भी उठाया कि पूरे देश में कोई मिनिमम वेज चाहिए, और ये मिनिमम वेज लेके हम लोग ये मांग उठाए थे उस समय कि हर मजदूर का 22,000 मजदूरी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी 22,000 रुपया चाहिए। ये हमारा महीने का डिमांड था, और सारे डिमांड था। बाद में हम लोग 17 दफा डिमांड शीट बना के उसको लेके भी दिल्ली में प्रोग्राम किया। 2019 साल में संसद मार्च किए थे 2019 साल में। लेकिन अभी ये लेबर कोड जो आए हैं, जो 4 लेबर कोड आए हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश का जमाना से लेबर कोड चल रहा, लेबर कानून चल रहा है, और हमारा देश में जो ट्रेड यूनियन बनाने का कानूनी अधिकार है, ये अधिकार शुरू हुआ था 1926 में, जब ब्रिटिश लोग हमारे देश को जबरदस्ती अपने हाथ में कब्जे में रख के ये चीज चला रहे थे। तो क्या ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए हम लोग को ट्रेड यूनियन अधिकार दे दिए थे? 1926 का बात है, तब हम लोग का ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिला। 1920 में हमारे देश में पहला सेंट्रल ट्रेड यूनियन बना, जिसका नाम उस समय AITUC था। और ये सारे चीज जो आगे बढ़ा, तो देखा जाएगा कि 1947 के पहले ही कुछ राइट, कानूनी अधिकार पूरे देश के मजदूरों के लिए मिला, कानूनी तरीके से मिला। और 1947 के बाद, जैसे कॉमरेड बलान ने अभी कहे के गया, कि 1970 तक हम लोग देख रहे हैं कि ठेका मजदूर को किस तरीके से नियोग किया जाए, इसके ऊपर थोड़ा कुछ कानूनी तरीका लिया गया, और एक कानून भी तैयार हुआ था जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। इतना ही नहीं है, जो निर्माण मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे इंडिपेंडेंस बोल के जो बोला जाता है 1947 वाला, 15 अगस्त वाला, उसके 40 साल बाद 1996 में हमारे देश में पहला बार ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वाला मजदूरों के लिए पहला कानून बनाया था। लेकिन वो कानून कोई ट्रेड यूनियन राइट का नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का है। और हमारे देश में
93% मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्रों का मतलब है बीड़ी मानो, निर्माण मानो, ये सारे जो है, ये सारे कुछ जो असंगठित क्षेत्रों है, मैं उतना ज्यादा नहीं समय लूंगा, लेकिन ये असंगठित क्षेत्रों का मजदूर हमारे देश के पूरे मजदूर वर्ग के अंदर में 93% है। और ये 93% मजदूर के लिए पहला बार कानून हमारे देश में, वो सोशल सिक्योरिटी वाला कानून 2008 में बना। तो मान लो 1926 से 2008 तक जैसे चला, 1926 में जो दौर ब्रिटिश जमाना में कानूनी तरीके से शुरू हुआ और उससे चलते चलते 2008 तक इस देश में जो कानूनी तरीका चला, कुल मिला के 44 बोलते हैं, तो उसके अंदर से 29 को लेके नए तरीके से ये लेबर कोड बनाने का काम आज नहीं, जब मनमोहन सिंह पावर में आए 91 में हमारे देश में नए तरीके से शोषण शुरू करने का पूरा प्लानिंग बन गया। गेट चुक्ति में साइन करने के बाद, वो कांग्रेसी जमाना था, उसी समय से बात शुरू हो गया कि लेबर कानून को नियोलिबरल तरीके से बनाना पड़ेगा। और 2002 साल में जो सेकंड लेबर कमीशन है, जो वाजपेयी का सरकार में बना हुआ था, वो उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर नहीं पाए, लेकिन उसमें ही एंटी लेबर क्या क्या कोड बनेगा उसका मेन मुद्दा आने वाला था। 2004 से 2014 तक 10 साल का कांग्रेस जमाना चला। यूपीए 1 और यूपीए 2 तो जो सरकार चला, ये दो सरकार ने ठोस करके कोई ये चीज को पुट करने का उतना क्षमता इनके पास नहीं था। पहले वाला में थोड़ा बहुत रुकावट भी थे और सेकंड वाले में ये लोग अपने गलती में ही इतना फंस गए कि मनमोहन सिंह का सरकार का ये औकात ही नहीं था कि किसी तरीके से पूंजीपतियों को लिए ये बनाएगा। हम लोग देखते हैं कि 2014 साल में जब लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके पहले ही हमारे देश के 100 सीईओ, जो सारे बड़े कंपनी, मैंने जो एमएनसी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका चीफ है, उसको सीईओ बोला जाता है, ये सब मिलके एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग देश में एक ही लोग को प्राइम मिनिस्टर सीट में देखना चाहते हैं, उसके नाम नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो विकास पुरुष है, वो विकास करेंगे। और इसी से 2014 का बाद मेक इन इंडिया से शुरू होके ईज टू बिजनेस बोल के जो सब सारे बात आ गया, ये है नया तरीका पिछले 7 साल का, जिसके कारण से अभी ये कोरोना पीरियड में हम लोग देखे हैं कि लेबर कोड, ये दो जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पास हो गए और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उसमें साइन भी कर दिया गया। अभी करीब हमारे देश के 7 राज्यों अभी बाकी है जहां पे रूल्स नहीं बने हैं, और सेंट्रल रूल्स भी ये लोग बोले थे 1 जुलाई 1 जुलाई से इसको चालू करेंगे। ये जो जुलाई महीना आज 31 तारीख है, तो इन लोगों का अनाउंसमेंट था कि पूरे देश में ये कानून चलाने के लिए जो रूल्स बनाना पड़ता है वो 1 जुलाई चालू हो जाएगा, कर नहीं पाए 1 जुलाई। इस हालत में मासा के तरफ से ये लेबर कोड को लेके कई महीना पहले हम लोग बंगालोर में 2 दिन का एक वर्कशॉप किया। हर देश की हर कोने से मजदूर आए थे, मजदूर साथी आए थे, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट आए थे, और 2 दिन हम ये सेशन को चला के 4 लेबर कोड में क्या क्या चीज है वो हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश किया। मेन मुद्दा क्या है, आज की डेट में भी जब हम लोग ये सदर्न रीजनल कन्वेंशन कर रहे हैं, तो इसमें भी 2-3 शब्द में इसको जिक्र करना चाहिए कि किसके विरोध में हम लोग अभी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ लड़ाकू साथी सब बैठे हुए हैं, तो ये लड़ाकू साथी किसको विरोध कर रहे हैं? हाँ, मोदी सरकार के बारे में बहुत बात आ चुके हैं। मैं तेलुगु नहीं समझता हूं, फिर भी कॉमरेड बलवान का बात में, कॉमरेड प्रोफेसर हरगोपाल जी का बात में कुछ बात तो आई है। मैं जिस तरीके से सुषमा ने उसको समाप्त किया, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि उसमें आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारी मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी है, ये पुराना समय में फ्लोर लेवल में 176 रुपया था, और ये 176 रुपया आज के समय में एक मजदूर का फ्लोर लेवल मिनिमम वेज न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, ऐसा पुराना कानून था, पुराना लेजिस्लेशन था। और उसके बाद
जब सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट इसको 375 रुपया करने के लिए कहा, तो मोदी का सरकार 2 साल पहले इसको 2 रुपया बढ़ाया और 178 रुपया करके फ्लोर लेवल जो न्यूनतम मजदूरी है उसको रख दिया। लेकिन अभी तक गेजेट नोटिफिकेशन उसका नहीं निकला। 176 अभी भी गेजेट नोटिफिकेशन है फ्लोर लेवल। इसका मतलब क्या होता है कि 176 के नीचे कोई मत दो, वो गैर कानूनी है, लेकिन 176 के ऊपर में तुम दे सकते हो। तो जब मालिक के पास 176 या 178 का लिमिट है, तो क्या जरूरत है एक मालिक के लिए कि वो 176 से ज्यादा देगा, 178 से ज्यादा देगा। और पूरे असंगठित क्षेत्रों में यही चल रहा है, पूरे असंगठित क्षेत्रों में यही चल रहा है। और इसके विरोध में हम लोग ये मांग उठाया मासा के तरफ से, 176, 178, 375 नहीं मानेंगे। एक दिन के काम के लिए 1000 रुपया हर मजदूर को देना पड़ेगा, ये आज की डेट में मासा का मांग है। और पूरे महीने के लिए 26,000 देना पड़ेगा, ये आज के समय उनके खिलाफ हमारा मांग है। दूसरा बात यह है कि पहले 7 लोग मिलकर एक यूनियन बना सकते थे। पहले वो पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर छोड़ के हर जगह पे मजदूरों का स्ट्राइक करने का अधिकार था, किसी को नोटिस देने का जरूरत नहीं था, सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर में नोटिस देने का जरूरत था। अभी क्या बना दिया, पहले तो बना दिया कि स्ट्राइक जहां ही करोगे वहां पर 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। सिर्फ नोटिस देने से नहीं चलेगा, अगर डिस्प्यूट भी बनेगा स्ट्राइक के ऊपर, तो डिस्प्यूट खत्म होने के पहले तुम स्ट्राइक इनिशिएट ही नहीं कर पाओगे, शुरू ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है स्ट्राइक का अधिकार मजदूरों का जो आखिरी अधिकार है, ये अधिकार को छीन लिया है मोदी सरकार ने। और पीएफ और ये जो ले ऑफ लॉकआउट का बात है, इसमें भी इस टाइप का ही एटीट्यूड है कि मालिक लोग अपने तरीके से ले ऑफ लॉकआउट चलाएंगे, मालिक लोग किसी तरीके से यूनियन गठन करने नहीं देगा। पहले जो 7 आदमी का यूनियन था, हमारे देश में सब छोटा छोटा है ना, ज्यादा ही छोटा छोटा है, तो अभी बोलना शुरू किया कि 20 लोग जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है और 40 लोग जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पर कोई छाटनी के लिए किसी तरीके का परमिशन नहीं लगेगा। 100 के ऊपर मैंने उसको इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा, गलत बोला मैंने। ये 20 वाला और 40 वाला, विद इलेक्ट्रिसिटी 20 और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी 40, ये जो फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रीज को फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। 20 के नीचे होगा विद इलेक्ट्रिसिटी और 20 के ऊपर 40 तक होगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई लेबर लॉ नहीं चलेगा। और जहां पर यह था कि 100 लोगों का ऊपर कोई जगह पे मजदूर है, तो वहां पर कोई किसी को छटनी करने के लिए, कोई मजदूर को छटाई करने के लिए सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन अभी कानून आ गया कि 300 अगर संख्या है तो कोई अनुमति नहीं लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आप सारे आसपास देखिए कितने सारे संगठन है, कितने सारे इंडस्ट्री है जिसमें 300 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मजदूर सब छोटा छोटा फैक्ट्री में काम करते हैं, और मालिक लोग तो ये अगर मिल गया तो 300 से कम रखेगा, 299 रखेगा, 290 रखेगा, 270 रखेगा, और बाकी लोगों को किसी तरीके से भगा देंगे। इस तरीके से मजदूर को छटाई करने का पूरा राज मिल गया मालिक लोगों के हाथ में। इतना ही नहीं है, अभी तक जो कारखाने में काम होता है उसमें स्थायी काम के बाद था, कौन सा स्थायी काम है, कौन सा ठेका काम है, कौन सा कैजुअल है, ये सब लेके कैटेगरी था। कानून में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्या है, कैजुअल लेबर क्या है, परमानेंट वर्कर क्या है, वर्कमैन का डेफिनेशन क्या है। उसमें एक चीज नया घुसा दिया, उसका है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये 6 नंबर घुसा दिया। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मान लो तुमको ये कारखाना में गए हो काम करने के लिए, तुम्हारा साथ मालिक ने एग्रीमेंट कर दिया कि तुम्हारा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 5 साल का है, तो 5 साल का ही तुम्हारा काम है, 5 साल के बाद तुमको धकल के निकाल देगा। तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। कोई 58 साल या 60 साल का जो नौकरी का सवाल था, पुराना स्थायी नौकरी का जो सवाल था, ये हमारे देश में पूरा खत्म करने वाला है ये हालत में। और ठेका मजदूरों में क्या आया कि पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था,
अभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हटा के ठेकेदार के ही ऊपर सारी जिम्मेदारी, वही सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, इस टाइप का करके देता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कोई जिम्मेदारी ठोस करके नहीं रहेगा। पीएफ ये सारे चीज में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का देखने का कुछ नहीं है। इतना सारे कुछ है ये 4 लेबर कोड में। सबसे बड़ा चीज क्या है कि सोशल सिक्योरिटी वाला जो चीज है, वो सोशल सिक्योरिटी वाला चीज में सारे कुछ कट के दे रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी कौन सा है, कैसे नाइट शिफ्ट में एक महिला मजदूर काम करेंगे और उसका सोशल सिक्योरिटी क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और हम लोग को यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो नया मजदूर आ रहे हैं, मान लो स्कीम में जो काम करते हैं, जो खाना देने, घर में खाना सप्लाई करने का काम करते हैं, ओला उबर चलाते हैं, इसको गिग वर्कर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर बोलते हैं। हम तो वर्कर मानते हैं, हम उसको मजदूर साथी मानते हैं, लेकिन सरकार इसको मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं है, इसको पार्टनर बोलते हैं। और हमारे देश में करीब 3 करोड़ मजदूर ऐसे होने वाला है देश के पैमाने पर, जिसका ये अधिकार नहीं रहेगा कि किसी तरीके से इसको हम लोग बता पाएंगे कि ये वर्कर है, क्योंकि वो वर्कर कैटेगरी में नहीं है। तो मान लो इतना सारे कुछ वो लेके आए हैं, मैं और बोल सकता हूं, टाइम उतना नहीं है, लेकिन क्या इससे साबित नहीं हो रहा है कि ये कितना मजदूर विरोधी है। जैसे किसान विरोधी था तो किसान लोगों ने रास्ते में उतार के उसको रोका, वो वापस लेने मजबूर हो गए सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार। आज क्या हमारे सामने, मजदूरों के सामने ये चुनौती नहीं है कि अगर इसको हम विरोध नहीं करेंगे, इसको हम रुकावट नहीं लाएंगे इसके ऊपर, तो कैसे जिएंगे मजदूर लोग पूरे देश के पैमाने पर। ये सवाल लेके मासा आज की डेट में लड़ाई में उतरे हैं। मासा के सामने 1947 के बाद इतना बड़ा अटैक हमारे देश के मजदूरों के ऊपर कोई नहीं किया। ये अंबानी अदानी का जो राज चल रहा है मोदी का साथ मिला के, और उसके पीछे जो आरएसएस है, जो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दलित को मरना चाहते हैं, मुस्लिम लोगों को मरना चाहते हैं। यहाँ पर एक ब्लाइंड जातीयतावाद बोल के, जो नेशनलिज्म बोल के जो हम बोल सकते हैं, एक ब्लाइंड नेशनलिज्म को आम जनता के अंदर में फैला के वो अपने बीच में एक लड़ाई झगड़ा बनाने का स्थिति बना दे रहे हैं पूरे देश के पैमाने पे, मेहनत कश जनता के अंदर में। ये चीज जो है ये एक पूरा डिजाइन है, जिस डिजाइन से सिर्फ मुनाफा करेंगे। ये कोरोना पीरियड में 1 घंटा में अंबानी ने घंटा मुनाफा किया, 1 घंटे में मुनाफा किया 80 करोड़ रुपया। 80 करोड़ रुपया, याद करिए कि कितने लोग रास्ता में चले उस समय में, और 80 करोड़ रुपया अंबानी घर में बैठ के प्रॉफिट कर रहे हैं मजदूरों को खून चूस के। तो ये जो अंबानी अदानी का राज है, ये जो कॉर्पोरेट राज है, और उसके साथ बीजेपी सरकार जिस तरीके से है, सिर्फ बीजेपी सरकार का सवाल नहीं है, यहाँ का केसीआर सरकार क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे थे कि यहाँ का जितना लैंड है वो लैंड कैसे वो ग्रैब करके, वो लैंड ले लेके, दलित से ले लेके, किसी तरीके से उसको हटा के, कानून बदल के उसको हटा के, लैंड से हटा के अभी वो लैंड कैपिटलिस्ट को दे रहे हैं ये केसीआर सरकार। बंगाल में ममता सरकार देवचा पचमी बोल के एक कोल ब्लॉक बनाया, वहां पर फरक्का बोल के एक जगह है गंगा नदी के पास, वहां पर अदानी बांग्लादेश में जो पावर लेके जाएंगे, जो अदानी ग्रुप का बात हो रहे थे कि बांग्लादेश में वो पावर इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस करेंगे, तो वो पावर लेके जा रहे हैं, और उसमें गांव में जो खेती है, जो मैंगो ट्रीज है, जो सारे बागान है, उसको पूरा खत्म करके वहां से हाई टेंशन लाइन लेके जा रहा है। और उसके विरोध में जब वहां का गांव का आम मजदूरों ने लड़ाई कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी का सरकार उसको रिप्रेशन करते हैं, झूठा कानूनी कार्रवाई करते हैं उसके विरोध में। ये इधर में केसीआर है, उधर में देखो तो तमिलनाडु में दूसरा कोई सरकार है, बंगाल में देखो तो ममता बनर्जी का सरकार है। हर जगह पर स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा है जो मजदूरों का हित में नहीं है, जो मजदूरों का दोस्त नहीं है। ये सिर्फ मोदी का सवाल नहीं है, मोदी तो सबसे बड़ा चीज है, आरएसएस बीजेपी का जो फैसिस्ट रेजिम है वो तो सबसे मुख्य चीज है, लेकिन इसके साथ हाथ मिला के बाकी सारे सरकार चला रहे हैं कैपिटलिस्ट लोगों के लिए, मजदूरों के लिए नहीं। और इसके विरोध में लड़ने वाला कौन है?
इसके विरोध में 1-2 दिन के लिए स्ट्राइक करने वाला कौन है? हम देखते हैं सीटू 1 दिन का स्ट्राइक किया, एआईटीयूसी 2 दिन का स्ट्राइक किया, ऐसा कुछ चलता है। लेकिन इसको लेके एक लगातार लड़ाई, एक लगातार संग्राम, जिस संग्राम से इसको बदल सकते हैं, ये चुनौती को हम लड़ सकते हैं, ये सिचुएशन को हम बदल दे सकते हैं। ऐसा कोई लड़ाई देश के पैमाने पर कोई ट्रेड यूनियन जो सेंट्रल के नाम पे है वो कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन उनके अंदर में बहुत सारे आम मजदूर अभी भी जुड़े हुए हैं जो सोचते हैं उनका लीडरशिप कुछ करेगा। लेकिन लीडर लोग बिका हुआ है, ये लीडर लोग बिका हुआ है। और इस हालत में अगर नया मजदूर वर्ग किसी तरीके से अपना लड़ाई को आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर जो बोझ बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर जो शोषण बढ़ रहे हैं, हमको दास बनाने का जो नया कानून बनाया है, इसको हम रोकेंगे कैसे? आम मजदूरों को रोकना पड़ेगा। पूरे देश के पैमाने पर संगठित असंगठित क्षेत्रों का हर मजदूर को इकाई बना के ये इसको रोकना पड़ेगा। और इसी कारण के लिए हम लोग मासा बनाए हैं। 20 राज्यों में 16 संगठन, अगले दिन में ये 20 संगठन बन सकता है। हम लोग मिलके एक कॉमन मंच बना के मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान को संघर्ष के रूप में आगे बढ़ाएंगे, संघर्ष में जीतेंगे, हम लोग स्टैप करेंगे लेबर कोड को। इसी उम्मीद के साथ ये लड़ाई में ये सदर्न रीजन का सारे साथियों को, जितना घटक संगठन है, सबको लाल सलाम देते हुए मेरा बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर इकाई जिंदाबाद।